एरिया अंडर स्लोप ये सिर्फ स्लोप नहीं, एरिया अंडर स्लोप जो डेरिवेशन में निकालते हैं, जो ग्राफ में डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ग्राफ। हाँ अभी सब देखो, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। ग्राफ्स तो है ही इंपॉर्टेंट, मतलब इस चैप्टर के ग्राफ्स तो है ही इंपॉर्टेंट, बट ग्राफ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तुम पढ़ने वाले हो इस क्लास में, वो सारे कॉन्सेप्ट्स तुमको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आगे पूरे 2 साल। तो ध्यान से समझो, कभी भी जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। उस रिलेशन को एक डायग्राम की फॉर्म में हम बताते हैं, दैट इज ग्राफ। 2 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन, उन दोनों वेरिएबल्स में से एक हमेशा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा हमेशा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल ऐसा होता है जिसकी वैल्यूज हम रैंडमली चूज कर सकते हैं, दूसरा वेरिएबल ऐसा होता है जिसकी वैल्यूज उस पर डिपेंड करती है। जैसे तुमको 9th 10th में ग्राफ बनाने सिखाए होंगे टीचर ने, कोई भी वहां पे हमारे पास इक्वेशन होती थी, लीनियर इक्वेशन है जैसे हमारे पास, लाइक इक्वेशन होती थी 3x + y = 10, है ना। तो तुम इसका ग्राफ कैसे बनाते? तुमने y को इधर रखा और 3x उधर ले गए, फिर तुम x की वैल्यू अपनी मर्जी से चूज करते जाते थे कि तुमने x को 1 लिया, 10 - 3 y आ गया 7, तुमने x को 2 लिया, तुमने x को 3 लिया। ठीक है, तो वो सब वैल्यूज तुम इसमें पुट करते गए और y की वैल्यूज निकालते गए। तो कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो तुम अपनी मर्जी से चूज कर रहे हो? x। और y की जो वैल्यूज है वो x पे डिपेंड करेंगी। तो हम बोलेंगे कि x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यूज हम खुद चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज y की वैल्यू किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगी? x की वैल्यू। ठीक है, तो हम जब भी ग्राफ बनाने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, कि वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ बनाओ, या डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाओ, या वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाओ, या एक्सेलरेशन डिस्टेंस का ग्राफ बनाओ, कुछ भी, तो उनमें से हमेशा एक होगी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरी होगी डिपेंडेंट, जिसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी। तो हमने हमेशा एक्स एक्सिस में प्लॉट करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी y एक्सिस में नहीं आता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमेशा कहां लोगे? एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हमेशा क्या आएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो पहले तो अपन ने जो भी हमको ग्राफ बनाना है 2 फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, पहले तो हमें उसके बारे में सोचना है अच्छे से बैठ के कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। ठीक, लेकिन अब सोचो, ध्यान से सुनो, जितने भी ग्राफ्स तुम बनाने वाले हो उसमें किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन बताना होगा विद टाइम। किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन बताना होगा किसके साथ? टाइम के साथ। और टाइम इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई ग्राफ हम ऐसा नहीं बना सकते दुनिया में जिसमें हम टाइम को y एक्सिस में ले लें,
जबरदस्ती बनाने की कोशिश करो तो अलग बात है, लेकिन नेचुरली कोई ग्राफ कभी ऐसा नहीं बन सकता जिसमें टाइम वाई एक्सिस में आएगा, बिकॉज टाइम इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम अपना एक कांस्टेंट पेस से बढ़ता रहता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। क्वांटिटी उस पे डिपेंड करती है, ठीक है, स्पीड टाइम पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करती है, बट टाइम इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अपने को जितने भी ग्राफ बनाने, 90% से ज्यादा ग्राफ्स, जितने भी हमको ग्राफ बनाने 90% से ज्यादा ग्राफ किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन दिखाना है टाइम के साथ। तो हमारे लिए तो लगभग फिक्स हो गया एक्स एक्सिस पे क्या लें, ये तो फिक्स हो गया, और इस चैप्टर में तो स्पेशली फिक्स हो गया कि एक्स एक्सिस में हमारा क्या आएगा, हमेशा टाइम आएगा, ये तो फिक्स हो गया। ठीक, एक्स एक्सिस में टाइम आएगा। अब एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हम लोग देखते जाते हैं। सबसे पहला नहीं, सबसे पहले टाइप के जो ग्राफ्स है वो क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाने हैं, डिस्टेंस कैसे लेना है, कहां से लेना है, क्यों लेना है, वो सारी बातें जरा ध्यान से समझ लो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स में हमारा जो पहले टाइप का ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो पहले टाइप का ग्राफ है वो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो समझो, ध्यान से समझो, ये एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, तो जरा उसको गौर से सुनना। गौर से सुनना, ये नोट कर लिया था, बस ये लिख लो कि ये इसको छोड़ मत देना, ये पक्का लिख लो कि एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड टाइम इज ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस बिकॉज इट इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, देखो कोई सा भी ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं, जैसे हम बना रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये तो फिर अब फिक्स हो गया कि टाइम जो है वो होगा एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, डिस्टेंस। तो जो भी एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है उसको हमने लिख लिया। साथ में हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि यूनिट क्या है। तो जैसे हमने बोल दिया कि टाइम जो है वो सेकंड्स में लेना है और डिस्टेंस हमने लिया है मीटर्स। टाइम हमने लिया सेकंड में और डिस्टेंस हमने लिया मीटर में, तो वो हमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, टाइम इन सेकंड्स एंड डिस्टेंस इन मीटर्स, ठीक। अब ये डिस्टेंस है क्या, दो बातें हैं यहाँ पे, जरा ध्यान से समझ लें। जब भी तुम किसी बॉडी का डिस्टेंस बता रहे हो, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट।
जब तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो तो तुम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताते हो, जैसे तुमने किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3,4, तो वो जो उसके कोऑर्डिनेट्स है 3,4 वो किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होते हैं, पता है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होते हैं। जैसे ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, तो हम बोलते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4। हम बोल रहे हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3,4 हैं क्योंकि हम किसी के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3,4 हैं अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3,4 हैं अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मानते हैं 0 0। इस पॉइंट के, ये ऐसे रैंडम पॉइंट है हवा में, लेकिन इसको हमने मान लिया कि ये 0 0 है, तो इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,4, मतलब ये 3 है। 1 2 3 1 2 3 3,4 ये इसलिए है बिकॉज ये 0 0 है। अगर 0 0 कुछ और हो जाए, अगर हम लोग 0 0 को चेंज कर दें यहां ले आए, तो फिर ये पॉइंट 3,4 नहीं रहेगा, ये कुछ और हो जाएगा। सो रेफरेंस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना रेफरेंस पॉइंट के तो ग्राफ बन ही नहीं सकता। तो जब तुम डिस्टेंस बता रहे हो, जैसे यहां पे मैंने मार्क कर लिया, यहां पे सपोज हम मार्क कर लेते हैं ये हमने इसकी मार्किंग्स ले ली 0 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 5 6 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे भी हमने मार्क कर लिया डिस्टेंस मीटर्स में, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर। ठीक, अब सोचो एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, तो डिस्टेंस पहली बात तो है, हमने जब ये वाला पॉइंट लिया, जब हमने ये वाला पॉइंट लिया जो ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन में क्या है, इस ओरिजिन में डिस्टेंस भी 0 है और टाइम भी 0 है ना। इस ओरिजिन में क्या है, डिस्टेंस भी 0 है और टाइम भी 0 है। इसका मतलब क्या है, तो टाइम 0 का मतलब क्या होता है ग्राफ्स में, t इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है ग्राफ्स में, t इक्वल टू 0 का मतलब होता है जिस समय पर उसके मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, दैट इज t इक्वल टू 0। उससे पहले वो क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने जब उसके मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, दैट विल बी t इक्वल टू 0। हाँ, क्योंकि हाँ जहां से हमने स्टार्ट किया वो हमारे लिए t इक्वल टू 0, क्योंकि वो तो पहले तो कुछ भी कर रहा हो। अब t इक्वल टू 0 फिर क्या होगा, अगर वो टाइम नहीं होगा जहां से हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, फिर t इक्वल टू 0 होगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है कुछ, कि जब यूनिवर्स बना था वो t इक्वल टू 0 वही बचता है, फिर ऑब्वियसली वो तो हम लेंगे नहीं ग्राफ। सो t इक्वल टू 0 का मतलब है कि वो पॉइंट जहां से हमने उसके मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक। अच्छा, तो व्हाट इज डिस्टेंस 0, ये पॉइंट तो भैया 0 0 है ना, यहाँ तो t भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है, तो टाइम एक्सिस का 0 हम समझ गए कि उसका मतलब है जहां से हमने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। डिस्टेंस इक्वल टू 0, डिस्टेंस वाले एक्सिस पे 0 आने का क्या मतलब है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वेयर द डिस्टेंस इज मेजर्ड, ठीक है। जैसे कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कह सकते हो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हम पहले ये मान लें कि हम ऑब्जेक्ट की दूरी कहां से नापेंगे।
A fixed point in space should be a point of origin या reference point. A fixed point in space. वो point नहीं move करना चाहिए. जैसे तुम किसी जगह की दूरी बताते, तुमने बोला कि भैया स्टेशन से हमारा घर 10 किलोमीटर है. स्टेशन से इसलिए बोला क्योंकि स्टेशन रेस्ट पे, स्टेशन चलता नहीं है, तो तुम्हें पता स्टेशन आज जहां है कल भी वहीं रहेगा. तुम ये थोड़ी बोलोगे कि वो जो बस खड़ी है वहां से हमारा घर 10 किलोमीटर है, वो बस तो चली जाएगी. सो रेफरेंस पॉइंट शुड ऑलवेज बी अ फिक्स्ड पॉइंट. और वो पॉइंट वो भी हो सकता है जहां हम खड़े हैं, और वो पॉइंट जरूरी नहीं है कि वही हो जहां. कोई भी फिक्स्ड पॉइंट d इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है जहां से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो जिसकी बात हो रही है. अगर डिस्टेंस a भी है तो पॉइंट्स होगा वो. ठीक है. जैसे मान लो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ, और ये रेफरेंस पॉइंट ए बी या ओ, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट ओ. हम कह रहे हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी चीज है उसकी दूरी यहां से नापी जाएगी. देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन दिस लाइन. हम किसी को भी मान सकते थे रेफरेंस पॉइंट, हमारी मर्जी. ठीक है. ये ऐसा नहीं है कि मैंने इसको लाइन की बिगिनिंग में जो पॉइंट है उसको माना रेफरेंस पॉइंट. नहीं, मैं तो कह रहा हूं लाइन यहां से है, और वैसे भी दिस इज अ लाइन नॉट अ लाइन सेगमेंट. लाइन तो कहीं से कहीं तक भी हो सकती है. मैंने मान लिया कि लेट दिस बी द रेफरेंस पॉइंट. अब मतलब ये है कि इस लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, मैं उसका डिस्टेंस यहां से मेजर करूंगा. तो अगर अभी यहां पर एक चीटी हो रही है, 1 2 3 4 मीटर के डिस्टेंस पर एक चीटी सो रही है. 4 मीटर की दूरी पे एक एंट है जो सो रही या मरी हुई है, डेड बॉडी है. सो इट इज एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. सो टू स्टार्ट विद मैंने इसके मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया. मैंने अपनी स्टॉपवॉच ऑन कर ली कि चलो इस चीटी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं अब. सो दिस विल बी माय t इक्वल टू 0, and at t equal to 0 distance of this cheety from O is 4 meter. 1 2 3 4. At t equal to 0 distance of this ant from reference point is 4 meter. So हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना. So my first point is what? When t is 0, t is 4. When t is 0, t is 4. चलो अब एक एक सेकंड के अंतराल पे इसके डिस्टेंस को मेजर करो फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट. आफ्टर 1 सेकेंड वो वहीं पे है. तो इवन आफ्टर 1 सेकेंड, यानी कि जब t1 हो गया तब भी d क्या है 4, और जब t2 हो गया तब भी d क्या है 4, और जब t3 हो गया तब भी d क्या है 4, और जब अब ये मरी हुई है जब t 30 हो गया तब भी d क्या है 4. So if you join all these points तुम्हें क्या मिलेगा सोचो. 1 2 3 4 4 से स्टार्ट होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. This is the graph of distance time graph of an object at rest. समझ में आया? तो अगर तुम बिल्कुल ये क्लियर कर लो कि d इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ये है रेफरेंस पॉइंट. वहां से तुमने डिस्टेंस बताना बॉडी का कि 1 सेकंड बाद कहां थी, उस पॉइंट से 2 सेकंड बाद कहां थी, 3 सेकंड बाद कहां थी. अगर कोई बोलता कि भैया मैं तो रेफरेंस पॉइंट यही लूंगा,
जहां ये चीटी हो रही है यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है। तो फिर तो यहां से उसकी दूरी क्या हो जाती है, उसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, इन द बिगिनिंग इट इज 0, आफ्टर 1 सेकंड इट इज 0, आफ्टर 2 सेकंड इट इज 0। तो जब वो ग्राफ बनाता तो वो बनता ऐसे along the time axis। और अगर कोई बोलता नहीं मैं तो ये लूंगा रेफरेंस पॉइंट, तो उसके लिए डिस्टेंस होता 3 ऑलवेज। कोई बोलता है ये लूंगा, उसके लिए डिस्टेंस होता 2। इन सब के ग्राफ्स में ये ऊपर नीचे होता पर इसकी शेप ना चेंज हो। इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। सबका ग्राफ ऊपर नीचे बनेगा जो जहां रेफरेंस पॉइंट ले, लेकिन शेप नहीं चेंज होती ग्राफ। तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो मेन जो मोशन के बारे में कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देगी वो ग्राफ की शेप है, वो नहीं बदलती। ठीक है, सो दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। Second graph is the graph of an object which is moving with a uniform speed. Object moving with uniform speed. अब सोचो ये चींटी जिंदा हो गई, और उठ के चलने लगी। ये एंड उठ के चलने लगी अगर यहीं से, यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब तुम समझ गए कि रेफरेंस पॉइंट किसी को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है और यहां से ये एंड उठ के चल दी विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। अपने पास जगह कम है, लेट अस से नया ग्राफ, नई सिचुएशन। ये हमारे पास एक पाथ था, ठीक। यहाँ पे हमने कहीं पर भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया और उस रेफरेंस पॉइंट ओ पे एक एंड थी, ओ पे। तुम यहां से शुरू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। चलो मैं यहां से शुरू कर देता हूं। जब हमने एक एंट के मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो एंट कहाँ थी, वो थी इस पे 1 पे, है ना। जब हमने एंट के मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो कहाँ पे थी, 1 पे। अब हमने इसके मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया एंड दिस एंट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्पीड ऑफ सपोज 1 मीटर पर सेकंड। इस एंट की स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। अब इसका 1 सेकंड बाद
2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद रेफरेंस पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या होगा उसको निकालो। सोचो सोचो, d इक्वल टू 0 पे d क्या है 1, d 0 पे d है 1 और इस एंड की स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, सो इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन 1 सेकंड। तो बताओ t इक्वल टू 1 पे डिस्टेंस इज 2 फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, इट इज नॉट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एंड। एंट ने तो 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बट रेफरेंस पॉइंट से वो 2 मीटर पे है। t इक्वल टू 3 पे, 2 पे, d इक्वल टू 3, t इक्वल टू 3 पे, d इक्वल टू 4। तो हमें आइडिया लग गया, हमें अपने पॉइंट्स मिल गए और हम इन पॉइंट्स को मार्क कर देंगे। मार्क करो, d0 पे d1 है, so this is the point। d0 पे d1 है, so this is the point, this is the first point। second is t1 पे d2 है, t1 d2, t2 d3, t3 d4, t4 d5। अब ये हमारा ग्राफ बन गया, इसको हमने ज्वाइन कर देना है। So this is the distance time graph of an object moving with uniform speed। Distance time graph of an object moving with uniform speed। Time mention करना है, time in second and distance in, ठीक। सोचो सोचो, अगर इस एंड की स्पीड, अगर कहीं से भी तुम इसको ले लेते रेफरेंस पॉइंट, यहाँ कहीं ले लेते रेफरेंस पॉइंट, और ये यहाँ पे तुमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया है, वहां से ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे होती, तो ग्राफ हमारा शुरू कहां से होता 5 से ही शुरू होता। अगर हम यही रेफरेंस पॉइंट ले लेते जहां ये एंड है इस वक्त, तो हमारा ग्राफ कहां से शुरू होता ओरिजिन से शुरू होता। लेकिन शेप तीनों केसेस में सेम होगी, इसलिए रट्टे नहीं मारने। यही ग्राफ ऊपर ऊपर भी जा सकता है, ओरिजिन से भी आ सकता है, मैं कह रहा हूं नीचे भी जा सकता है। दिस कैन आल्सो गो इन दिस, यहां से शुरू हो सकता है। अगर हम इसी एक्सिस पे मतलब 0 पे पीछे से अगर हाँ हाँ, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट किसी को मानूं, लेकिन एंड है यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो मैं 3 के मार्क पे, लेकिन इस तरफ और इधर चल रही है, अगर तो वो चीटी चल ही इधर रही है, फिर तो उसका डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट से बढ़ेगा ही। लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट मेरा यही है और एंड यहाँ है और वो इस तरफ आना शुरू होती है, तो पहले तो वो रेफरेंस पॉइंट से उसका डिस्टेंस घटेगा फिर बढ़ेगा, तो नेगेटिव में -3 से शुरू होगा ये, लेकिन कहीं से भी शुरू होगा, शेप नहीं चेंज होगी। ठीक, ग्राफ्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं और वो है स्लोप ऑफ अ ग्राफ।
स्लोप ऑफ अ ग्राफ, ग्राफ की जो स्लोप है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्राफ की। स्लोप का कॉन्सेप्ट, स्लोप का फंडा अगर तुम्हें समझ में आ जाता है तो तुम्हारे लिए ग्राफ 90% आसान हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा इसमें। और है बड़ा सिंपल, ऐसे नहीं हो बहुत बड़ी चीज पढ़ा, बहुत ही सिंपल सी बात। जैसे एक ग्राफ है, ठीक, तो ग्राफ के अंदर कोई भी लाइन है, जैसे अभी हमने पीछे ग्राफ ड्रॉ करा, दो लाइंस बनी, जैसे कोई भी ग्राफ बन गया हमारा, ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, मान लो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये शुरू ही टाइम में आगे से हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हमने एंड के डिस्टेंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया, जब एंड को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो पहले 3 सेकंड तो वो बैठी रही और तीसरे सेकंड पे उठ के चलती कांस्टेंट स्पीड से, तो ऐसा ग्राफ बना, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ हमारा एक बना। ये जो एंगल है, जो ये एंगल है, क्या है ये, थीटा, एंगल मेड बाय ग्राफ लाइन with x-axis taken in anti-clockwise sense from x-axis, or we should write measure. जो भी तुम्हारी ग्राफ की लाइन है, मैंने यहाँ पे लिखा एंगल मेड बाय ग्राफ लाइन विद एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या मतलब है, जो भी तुम्हारी ग्राफ की लाइन है ना, जो भी तुम्हारा ग्राफ बना है, उस लाइन पे जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है, मतलब उस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है, जो तुम एक्स एक्सिस से मेजर करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एक्स एक्सिस और इसके बीच का तो ये एंगल भी, इसकी बात नहीं होती। एक्स एक्सिस से मेजर करना है, तो यहां से अगर तुम मेजर करोगे और ऐसे मेजर करोगे, यहां से अगर तुम मेजर करोगे और ऐसे मेजर करोगे, तब तो तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल दिए। सो हाउ विल यू मेजर दिस एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, वो तो यही बनता है ना। सो दैट इज थीटा, राइट। एंड स्लोप इज व्हाट, स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, बट वो मैथ्स में करते हैं, फिजिक्स में नहीं जरूरत है जानने की। स्लोप होती है tan थीटा, स्लोप ऑफ द लाइन इज tan थीटा। फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल है 45 डिग्री, स्लोप 1 होगा। अगर ये एंगल है 45 डिग्री देन स्लोप इज 1। ये तो होती है स्लोप, बट सवाल है कि क्यों, क्यों होती है, क्या मतलब है इस बात का, क्या काम है स्लोप का। तो जरा ध्यान से देखना, मैं दो ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे। पहले तो हम इस लाइन को यहाँ शिफ्ट कर दें, ठीक है, और इसको भी यहाँ कर देते हैं।
और इसको हम नाम दे देते हैं फिलहाल θ1, क्योंकि हम दो दो यहाँ पे ग्राफ बनाने वाले। अब मैंने एक और ग्राफ बनाया जिसकी शेप रखी कुछ ऐसी, शेप तो सेम रखी, मैंने उसको ऐसे बनाया, ठीक है। पिंक और येलो लाइन में से क्या बोलोगे, विच वन इज मोर स्टीप? ज्यादा चढ़ाई किसकी है, ज्यादा स्टीपनेस किसकी है? पिंक वाली इज स्टीपर देन येलो वाली है ना। चढ़ाई जिसकी ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टीप होती है। इसका एंगल हम ले लेते हैं θ2, ध्यान से समझना। तो एक बात तो अपने को पक्की पता लग गई कि जो जिसका एंगल ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टीप होगी, जिसका एंगल ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टीप होगी, और जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी स्लोप भी तो ज्यादा होगी। क्योंकि अगर तुमने tan थीटा का टेबल पढ़ा है 10th में, tan थीटा का तुमने टेबल पढ़ा है, तुम देखोगे उस टेबल में tan 30 डिग्री पे √3 है वैल्यू, 1/√3 है, 1/√3 इज 1/1.7, फिर वैल्यू हो जाती है 1 45 डिग्री पे, फिर वैल्यू हो जाती है √3 which is 1.73 मोर देन 1, और 90 पे तो वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है। tan थीटा जो है ना वो थीटा के साथ साथ बढ़ता है लगातार। So if theta is more than θ2 is more than θ1, then tan θ2 is also greater than tan θ1. Then tan θ2 is also greater than tan θ1, है ना, ये तो पक्का है। इसका मतलब है जिसकी चढ़ाई ज्यादा है, जो इधर जितनी ज्यादा है लाइन, उसकी स्लोप उतनी ज्यादा है। चलो ये भी ठीक है, बट स्लोप से पता क्या लग रहा है, ध्यान से देखो ग्राफ में इसका क्या यूज है। ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं x इक्वल टू 0 पे तो दोनों का y 0 था, x इक्वल टू 0 पे दोनों का y 0 था, लेकिन x के साथ साथ जल्दी जल्दी कौन बढ़ा, जो पिंक वाला है। क्योंकि अब मैं अगर कोई और x लेता हूं तो किसका y ज्यादा आएगा, सोचो। अगर यहां पे मैंने एक वैल्यू ली x, सोचो स्टार्ट दोनों बराबर हुए थे, जब x 0 था तो दोनों के लिए y 0 था, लेकिन फॉर x की वैल्यू x आफ्टर सम वैल्यू x, ये दोनों की वैल्यू क्या हुई देखो, इसकी तो हुई इतनी और इसकी हो गई इतनी ज्यादा, इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई y1, इसकी वैल्यू हो गई y2। तो क्या बड़ा है, y2 इज ग्रेटर देन y1 है ना। इसका मतलब है, इसको हम नाम दे देते हैं, ये 1 है, इसके सारे पैरामीटर्स हमने 2 लिए हैं तो ये 2 है। सो 2 इज मोर, 2 इज चेंजिंग more rapidly y of 2 is changing faster than y of 1, है ना। अब ये सारी बातें कि उसका थीटा भी ज्यादा है, उसकी स्लोप भी ज्यादा है, और उसका y जो है वो x के रिस्पेक्ट में ज्यादा फास्ट चेंज हो रहा है, यही पता चलता है हमको स्लोप से। जिसकी स्लोप ज्यादा होती है, जिसकी स्लोप ज्यादा होती है उसका y वाला वेरिएबल
अब यहाँ पे तो मैंने एक्स और वाई नाम लिए ना, ग्राफ में तो वो एक्चुअल में कुछ वेरिएबल होंगे, जैसे अभी पिछले वाले ग्राफ में ये टाइम हो गया, वो डिस्टेंस हो गया। तो जिसका वाई, जिसकी स्लोप जितनी ज्यादा है उसका वाई उतना जल्दी चेंज होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। और यही बात हमें कुछ कैलकुलेट करने में मदद करती है। कैसे? जैसे यहां पर एक और चीटी थी, एक दूसरी चीटी भी थी, जब हमने उसका ग्राफ ड्रॉ किया, एक दूसरी चीटी थी, जब हमने उसका ग्राफ ड्रॉ किया जो यहीं से चली थी, तो वो ग्राफ आया ऐसा। ठीक है। अब अगर हम ज्यादा दिमाग ना लगाएं तो हम सिर्फ देख के बता सकते हैं कि ग्रीन वाली की स्पीड कम है और येलो वाली की स्पीड ज्यादा है। बिकॉज नाम दे दो इनको, ये चीटी 1 है क्योंकि हमने इसे पहले दिया था, और ये चीटी 2। स्लोप किसकी ज्यादा है? स्लोप 1 की ज्यादा है ना? स्लोप किसकी ज्यादा है? 1 की। इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है, यानी इसका डिस्टेंस, येलो वाले का 1 का डिस्टेंस इज चेंजिंग मोर रैपिडली विद टाइम एज कंपेयर टू 2। 1 का डिस्टेंस इज चेंजिंग मोर रैपिडली विद टाइम एज कंपेयर टू 2, है ना? और जिसका डिस्टेंस जल्दी जल्दी चेंज होगा टाइम के साथ, मतलब उसकी स्पीड क्या है? ज्यादा है। अगर ये येलो वाली की स्पीड हमको पता थी, हमने जो इसका ग्राफ बनाया 1 मीटर पर सेकंड लेके बनाया, और हमें ग्रीन वाली की स्पीड नहीं पता, लेकिन ये बात पक्की है कि ग्रीन वाली की जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकंड से कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। समझ में आ रही है पूरी बात? तो स्लोप तुम्हें देखो, ये अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्लोप का। स्लोप को इंट्रोड्यूस करने का क्या जरूरत है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्लोप है तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की, लेकिन इंफॉर्मेशन किसकी दे रही है? स्पीड की। यानी तीसरी क्वांटिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप है, लेकिन इंफॉर्मेशन किसकी दे रही है? स्पीड की। और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्लोप ऑलवेज गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ दैट क्वांटिटी जो इसको इससे डिवाइड करके आता है। स्लोप ऑलवेज गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ दैट क्वांटिटी जो y वाली क्वांटिटी को x वाली क्वांटिटी से डिवाइड करके आता है। यस, वेरी गुड। अगर ये vt ग्राफ होता तो vt ग्राफ की जो स्लोप है उससे हमें क्या पता चलता? एक्सेलरेशन पता चलता, बिकॉज v बाई t क्या होता है? एक्सेलरेशन। अगर ये फोर्स और एरिया का ग्राफ होता, प्रेशर। अगर हम y एक्सिस में फोर्स लें और फोर्स का हम कुछ वेरिएशन बता रहे हैं एरिया के साथ, x एक्सिस में एरिया को लेके, सो फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। तो फोर्स और एरिया की ग्राफ से हमको क्या पता चलता? कि ग्राफ की स्लोप से हमें क्या पता चलता? प्रेशर। ऐसे। बट why this slope is tan theta? ये स्लोप tan थीटा ही क्यों है, और कुछ क्यों नहीं है? sin थीटा क्यों नहीं है? cos थीटा क्यों नहीं है? मान लो यहां पे एक लाइन है और ये लाइन की हम स्लोप निकालना चाहते हैं। सो स्लोप निकालना चाहते हैं मतलब हम डिग्री ऑफ स्टीपनेस निकालना चाहते हैं, मतलब हम ये निकालना चाहते हैं हाउ y इज चेंजिंग विद x, है ना? तो हम कंपेयर करें अगर दो बॉडीज को, मान दो लाइंस की स्लोप को, एक ये हो गई, है ना, और एक हम दूसरी लाइन यहाँ पे बना लेते हैं, एक ये हो।
ठीक, एक ये। तो हम ये देखें कि दोनों के एक्स में अगर स्मॉल चेंज आता है, यानी दोनों के एक्स में सॉरी अगर बराबर चेंज आता है, दोनों के एक्स में अगर बराबर चेंज आता है तो किसके वाई में ज्यादा चेंज आता है, यही हम जानने के लिए इंटरेस्टेड है, इसीलिए स्लोप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अगर दोनों के एक्स में इक्वल चेंज आता है तो किसके वाई में ज्यादा चेंज आता है, ऑब्वियसली किसके वाई में, ऊपर वाली, है ना। इसको नाम हम दे दें, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अगर ये है x1 और ये है x2, ये भी यहीं तक बना है। ठीक, दोनों के x में इक्वल चेंज आया है, ये x1 से x2 चेंज हुआ है। x1 से x2 चेंज हुआ है, तो जब ये किसी भी चेंज को फिजिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से, डेल्टा से। क्या मतलब है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ y, है ना, फिजिक्स के कुछ सिंबल्स है समझ लो, जैसे हम लिख रहे हैं y, तो हमारा मतलब है y की वैल्यू, बट फिजिक्स में बहुत जगह पे तुम्हें ऐसे लिखा हुआ मिलेगा डेल्टा y। तो डेल्टा y का मतलब होता है, डेल्टा, ये जो ट्रायंगल का साइन है इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा y का मतलब होता है y2 माइनस, मतलब चेंज इन y। डेल्टा y, डेल्टा x, डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा t मतलब चेंज इन टाइम, डेल्टा m मतलब चेंज इन मास, कुछ भी, ये डेल्टा हम लोग बोलते हैं। तो ये y का चेंज है किसका, ये y का चेंज है किसका, जब x1 से x2 चेंज हुआ, x की वैल्यू x1 से x2 चेंज हुई, तो ये 2 वाला जो है x1 पे उसका y ये था और x2 पे उसका y ये रहा, तो ये डेल्टा y ऑफ क्या है, दिस इज डेल्टा y ऑफ 2, एंड फॉर सेम चेंज इन x दिस इज डेल्टा y ऑफ 1। तो तुम क्लियरली देख सकते हो कौन सा बड़ा है, फॉर सेम चेंज इन x किसके y में ज्यादा चेंज आया है, 1 के। तो जिसकी स्लोप ज्यादा है उसके लिए सेम x चेंज के लिए y चेंज ज्यादा आता है। जैसे इसकी स्लोप ज्यादा है, या इसमें देखें टाइम और डिस्टेंस में, इसकी स्लोप ज्यादा है, तो फॉर सेम चेंज इन टाइम, फॉर सेम चेंज इन टाइम इसका डिस्टेंस ज्यादा आएगा, एंड फॉर सेम चेंज इन टाइम इसका डिस्टेंस कम आएगा। एंड चेंज डिस्टेंस कितना सेम टाइम में कवर किया है, दैट इज स्पीड। तो अगर सेम टाइम में इसका डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो सब स्लोप से जुड़ा हुआ है ना, इसकी स्लोप ज्यादा है इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्लोप ज्यादा है तो स्लोप का मतलब क्या है कि सेम x के लिए y ज्यादा इसका चेंज हो रहा है, x टाइम है और y डिस्टेंस है, तो मतलब सेम टाइम के लिए डिस्टेंस इसका ज्यादा चेंज हो रहा है, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है। तो हमें इतना लंबा ना जाना पड़े, हमने देख के बता दिया जो ज्यादा स्टीप है
जो ज्यादा स्टीप है उसकी वो वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी जो इसको इससे डिवाइड करके आती है। और वो tan थीटा क्यों है? वो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे डिवाइड करके जो क्वांटिटी आएगी, जैसे अगर मैं मान लूं जैसे ये पॉइंट है y1 y2 और y1 और ये इसका y2 और y1 है, तो इसको y2 डैश और y1 डैश ले लेते है ना। तो दोनों का अगर मैंने डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 रखा, दोनों के लिए मैंने डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 रखा, तो जिसका न्यूमिनेटर ज्यादा उसकी दिस डिवाइडेड बाय दिस वाली क्वांटिटी ज्यादा। तो इसका न्यूमिनेटर क्या है? y2 माइनस y1 और इसका न्यूमिनेटर क्या होगा? y2 डैश माइनस y1 डैश, है ना। अगर हम इसको टाइम माने, इसको डिस्टेंस माने, तो ये इसकी स्पीड हुई और ये उतने ही टाइम में इसकी स्पीड हुई। अब यही तो स्लोप हुई, यही तो स्लोप है ना, जिसका y तेजी से बढ़ेगा। हमने सेम डिनोमिनेटर के लिए न्यूमिनेटर देखना है कि किसका न्यूमिनेटर रैपिडली बढ़ रहा है, वो उसकी स्लोप ज्यादा है क्योंकि, ठीक है। तो ये आएगा क्या? अगर हम यहाँ पे इसको खींच दें आगे, ये लेंथ क्या है? ये x2 माइनस x1, दिस लेंथ इज व्हाट? x2 minus x1 and this length is what? इसका y2 माइनस इसका y1। तो इसकी जो स्लोप है वो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि वहीं से y का चेंज पता लगेगा फॉर सेम चेंज इन x। पर ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये tan थीटा हुआ ना इस वाले ट्रायंगल में। अगर ये एंगल थीटा है तो ये इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा हुआ, और अगर ये tan थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। बट अगर ये थीटा है तो इसकी जो स्लोप है वो tan थीटा होती है। ये दोनों थीटा बराबर है, इसका मतलब है ये जो स्लोप है ये किसके बराबर हुई? tan थीटा। तो हम जो निकालना चाह रहे हैं कि हाउ रैपिडली y विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, वो tan थीटा से ही आएगा, क्योंकि चेंज इन y वहां पे परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा और चेंज इन x बेस का रोल प्ले करेगा। तो अभी के लिए इतना ही काफी है, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। कुछ डाउट है तो पूछ लो किसी को। आदि तुम एक बात बताओ, तुम्हें ये tan थीटा वगैरह पता है क्या होता है? यस सर। ओके ओके ठीक है, चलो कोई डाउट हो तो बता देना, रिकॉर्डिंग से रिवाइज कर लेना। जिनको नहीं पता रिकॉर्डिंग्स कहाँ है वो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, लॉग आउट कर।